आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का विषय है उठो धरा के अमर सपूतों कविता, जो कि कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित है। इस कविता को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य नौजवानों को देश के नवनिर्माण के लिए प्रेरित करना है। कविता की व्याख्या करने से पहले इसका सार ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चों, यह कविता उस समय लिखी गई जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर आजाद हुआ था। देश को नई नई आजादी मिली थी। इसमें कवि देश के नौजवानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देश के वीर सपूतों, अब हमारा देश आजाद हो गया है। अब कुछ नया निर्माण करने का समय आ गया है। यह आजादी हमारे लिए नया संदेश लेकर आई है। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रसंग सहित व्याख्या की ओर। व्याख्या करने से पहले हम प्रसंग सहित व्याख्या के चरणों पर नजर डालते हैं। प्रसंग सहित व्याख्या के कितने चरण होते हैं? 5। सबसे पहले चरण को हम क्या कहते हैं? संकेत। इसमें पहले का पहला और अंतिम शब्द लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा चरण आता है प्रसंग। इसमें बच्चों पुस्तक का नाम, कविता का नाम, कवि का नाम और संदर्भ यानी विषय के बारे में लिखना होता है। जैसे प्रसंग हम किस प्रकार लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मेघला में से कविता उठो धरा के अमर सपूतों से ली गई है। इसके कवि का नाम द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी है और संदर्भ में हम बताएंगे कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। प्रसंग सहित व्याख्या का तीसरा चरण है व्याख्या। इसमें हमने कवि की शब्दावली का प्रयोग न करके स्व शब्दावली के प्रयोग द्वारा कविता का प्रयोजन बताना है और अर्थ स्पष्ट करना है कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। व्याख्या का चौथा चरण है भावार्थ अर्थात केंद्रीय भाव और इसमें हमें बताना है कि कविता का थीम क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया बताना है। प्रसंग सहित व्याख्या का अंतिम और 5वां चरण है विशेष, जिसे कविता का कला पक्ष भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले बताना है भाषा, खड़ी बोली, विधा, कविता, शब्द, अर्थ। तो बेटा जितने भी इस स्टैंजे में डिफिकल्ट वर्ड आते हैं उनके हमने मीनिंग लिखने होते हैं। प्रसंग सहित व्याख्या शुरू करने से पहले हम कविता के मूल उद्देश्य को पढ़ते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने देश के नौजवानों को देश के नवनिर्माण के लिए प्रोत्साहित किया है। सभी बच्चों ने यह कविता कंठस्थ अर्थात ऑरली भी लर्न करनी है। कविता की व्याख्या करने से पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों। धरा मीन्स भूमि, ब का बड़ा ऊ, म का छोटी ई। सपूतों, सपूतों मीन्स नौजवानों या पुत्रों। न का बड़ा ओ, ज व आ न ओ ऊपर अनुस्वार। पुत्रों, प का छोटा ऊ, त्र ओ ऊपर अनुस्वार, पुत्रों। पुनः नया निर्माण करो। पुनः मतलब दोबारा, द को ओ, ब आ र आ। निर्माण मतलब विकास, व का छोटी ई, क आ स। जन जन के जीवन में फिर से। जन जन मतलब हर व्यक्ति। स्पेलिंग देखिए व्यक्ति के, आधा व, य आधे क छोटी ई, तो। जीवन, जीवन मीन्स जिंदगी, ज को छोटी ई ऊपर अनुस्वार, द ग को बड़ी ई। नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। स्फूर्ति मतलब ताजगी, त आ ज ग को बड़ी ई।
अब सब बच्चे स्फूर्ति के भी स्पेलिंग देखिए। आधा स, फ को बड़ा ऊ, त को छोटी ई, ऊपर रे। नव, नव मतलब नई। प्राण, प्राण मतलब सांसें। सकवा ऊपर चंद्र चांद बिंदु, स को ए, सांसें। नया प्रात है, नई बात है। प्रातः मतलब सुबह, स को छोटा ऊ, ब ह। नई किरण है, ज्योति नहीं है। किरण, किरण मतलब प्रकाश रश्मियां। किरण ज्योति का मतलब क्या हो गया? प्रकाश रश्मियां। अब स्पेलिंग देखिए। प के पैर में पदेन क आ श, प्रकाश रश्मियां। र आधे श को छोटी ई, म य आ, ऊपर चांद बिंदु। नई उमंगे, नई तरंगे। उमंगे मतलब उत्साह। उ आधा त, स आ ह। तरंगे मीन्स लहरें। ल ह र ए, ऊपर अनुस्वार। नई आस है, सांस नहीं। आस मतलब आशा, बड़ा आ, श आ। युग युग के मुरझे सुमनों में। मुरझे मतलब गुलामी। ग को छोटा ऊ, ल आ, म को बड़ी ई। सुमनों, सुमनों यानी देशवासियों। द को ए, श व आ, स को छोटी ई, य ओ, ऊपर अनुस्वार। नई नई मुस्कान भरो। मुस्कान मतलब खुशियां। ख को छोटा ऊ, श को छोटी ई, य आ, ऊपर चंद्र बिंदु, अर्थात खुशियां भर दो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ। विहग मतलब पक्षी। प क श को बड़ी ई। नए स्वरों में गाते हैं। गाते मतलब गीत। ग को बड़ी ई, तो। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मतलब भंवरे। भ के ऊपर चांद बिंदु, व र ए। मस्त हुए मंडराते हैं। मंडराते मीन चहकते। चह क त ए। नव युग की नूतन वीणा में। नव मतलब नई, नूतन मतलब नया, वीणा मतलब सितार। नया राग नव गान भरो। गान मतलब सरगम, और राग का मतलब यहाँ पर सरगम ही आएगा। स र ग म। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। अब हम साथ साथ रीडिंग करेंगे और व्याख्या करेंगे। जैसे फर्स्ट पैरा है, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। कवि भारत के नौजवानों को संबोधित करते हुए आजादी के बाद दोबारा विकास करने के लिए कह रहे हैं। अपने विकास कार्यों से आप लोग हर व्यक्ति की जिंदगी में दोबारा ताजगी और नई सांसें भर दो। अब हम बढ़ते हैं पैरा नंबर 2 की ओर। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं है। इसमें कवि कहते हैं, आजादी मिलने के बाद की सुबह दिखाई देने वाली प्रकाश रश्मियां भी नई प्रतीत हो रही हैं। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आजादी मिल जाने से सबके मन में नए उत्साह की लहरें व नई आशाएं दिखाई दे रही हैं। गुलामी की जंजीरों में सदियों से जकड़े मुरझाए हुए अपने देशवासियों के चेहरों पर नई खुशियां भर दो। हे भारत के अमर पुत्रों, आजाद भारत में विकास कार्य करो। डाल डाल पर बैठे विहग नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे, मस्त हुए मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इसमें कवि कहते हैं कि आजादी के बाद
कुछ देशभक्त और नागरिक नए विकास के गीत गाते बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे नई सुबह होने पर पक्षी डालियों पर और भंवरे फूलों पर खुशी से चहकते दिखाई देते हैं। नए युग की नई समय रूपी सितार में तुम नई सरगम भर दो। हे भारत के अमर पुत्रों, भारत में विकास कार्य करो। बच्चों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा करवाई गई व्याख्या आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बाकी के पहरे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।